भारतीय संविधान, जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है, उसमें संशोधन करने की प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण और विचारशील तरीके से निर्धारित की गई है। संविधान के भाग 22, जिसमें केवल अनुच्छेद 368 शामिल है, इसी प्रक्रिया का विस्तृत विवरण देता है। आज हम समझेंगे कि किस प्रकार संसद संविधान में बदलाव कर सकती है, कौन कौन सी शक्तियां और सीमाएं इस प्रक्रिया में लागू होती हैं और किस तरह से भारतीय लोकतंत्र का संतुलन बनाए रखने के लिए यह सारी व्यवस्था की गई है। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि संविधान का संशोधन करना साधारण कानून बनाने जितना आसान नहीं है। संविधान की स्थिरता और उसके मूल उद्देश्यों की रक्षा के लिए इसे जटिल और बहुस्तरीय बनाया गया है। अनुच्छेद 368 संसद को यह अधिकार देता है कि वह संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन, परिवर्तन या निरसन कर सकती है। लेकिन इस शक्ति पर एक महत्वपूर्ण सीमा भी है। संसद संविधान के मूल ढांचे को बदल या नष्ट नहीं कर सकती। यह सीमा सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले में निर्धारित की थी। इस निर्णय के अनुसार कुछ मूल बातें जैसे संवैधानिक सर्वोच्चता, न्यायिक समीक्षा, संघीय संरचना और मौलिक अधिकार संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा हैं और इनका संरक्षण करना आवश्यक है। अब जानते हैं कि संविधान में संशोधन करने के 3 प्रमुख तरीके क्या हैं। पहला तरीका है साधारण बहुमत। कुछ विशेष मामलों में, जैसे नए राज्यों का निर्माण या राज्यों की सीमाओं में बदलाव, संसद के साधारण बहुमत से ही संशोधन किया जा सकता है। साधारण बहुमत का अर्थ है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से अधिकांश का समर्थन। ये संशोधन तकनीकी रूप से अनुच्छेद 368 के दायरे में नहीं आते, लेकिन फिर भी संविधान में परिवर्तन लाते हैं। दूसरा तरीका है संसद के विशेष बहुमत से संशोधन। अधिकांश संवैधानिक प्रावधानों में बदलाव के लिए यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें 2 महत्वपूर्ण शर्तें होती हैं। पहली, संसद के प्रत्येक सदन, लोकसभा और राज्यसभा के कुल सदस्यों के बहुमत से संशोधन पारित होना चाहिए। दूसरी, उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से 2/3 बहुमत होना चाहिए। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि संविधान में कोई भी बड़ा परिवर्तन व्यापक समर्थन के बिना नहीं हो सकता। तीसरा तरीका और सबसे जटिल प्रक्रिया है संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों की सहमति। जब संघीय प्रकृति के प्रावधानों में बदलाव करना हो, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन या राज्यसभा की संरचना, तो संसद में संशोधन पारित होने के बाद कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की साधारण बहुमत से सहमति लेना अनिवार्य होता है। ये प्रावधान भारतीय संघीय ढांचे को मजबूत करता है और राज्यों के अधिकारों की रक्षा करता है। संशोधन प्रक्रिया के मुख्य चरणों की बात करें तो सबसे पहले संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। इस विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं होती। विधेयक को दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित किया जाता है। यदि किसी कारणवश दोनों सदनों में मतभेद हो तो संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, यानी दोनों सदनों में संशोधन के पक्ष में आवश्यक बहुमत होना चाहिए। यदि संशोधन उन प्रावधानों से संबंधित है जिनके लिए राज्यों की सहमति आवश्यक है, तो इसे संसद में पारित होने के बाद संबंधित राज्यों की विधानसभाओं में भेजा जाता है। वहां जब कम से कम आधे राज्य साधारण बहुमत से इसे मंजूरी दे देते हैं, तो यह विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति की भूमिका यहाँ अत्यंत सीमित है। संशोधन विधेयक जब संसद और, यदि जरूरी हो, राज्यों द्वारा पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति को इस पर अपनी सहमति देनी ही होती है। वह न तो इसे रोक सकता है, न ही पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। राष्ट्रपति की सहमति के बाद यह विधेयक एक अधिनियम बन जाता है और संविधान में संशोधन लागू हो जाता है। अब बात करते हैं कि यह पूरी प्रक्रिया क्यों इतनी कठिन और बहुस्तरीय रखी गई है। संविधान देश की सर्वोच्च विधि है और उसमें बदलाव करना पूरे देश की दिशा और भविष्य को प्रभावित करता है। यदि कोई भी सरकार आसानी से संविधान में बदलाव कर सकती, तो संविधान की स्थिरता और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए संशोधन प्रक्रिया में अनेक सुरक्षा उपाय, बहुमत की शर्तें और संघीय संरचना को ध्यान में रखते हुए राज्यों की सहमति आवश्यक की गई है।
संविधान संशोधन की प्रक्रिया का इतिहास भी बहुत रोचक है। स्वतंत्रता के बाद जब संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया तो उसने यह समझा था कि समय समय पर देश की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार संविधान में संशोधन करना पड़ सकता है, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक था कि संसद इस शक्ति का दुरुपयोग न करे। समय के साथ संसद ने कई बार संविधान में बदलाव किए हैं। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत, शिक्षा का अधिकार और आपातकालीन प्रावधानों में बदलाव, ये सब इसी प्रक्रिया के तहत हुए हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि संवैधानिक संशोधन का अधिकार केवल संसद को है। राज्य विधानसभाएं केवल उन मामलों में अपनी सहमति देती हैं जिनमें संघीय ढांचे से संबंधित प्रावधानों में बदलाव हो। यही संघीय संरचना हमारे संविधान की खूबसूरती है, केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखना। संविधान संशोधन पर सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी भी एक अहम पहलू है। यदि संसद द्वारा किया गया कोई संशोधन संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करता है तो न्यायपालिका उसे निरस्त कर सकती है। केशवानंद भारती मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कई बार संसद के संशोधनों की समीक्षा की है और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की है। अंततः अनुच्छेद 362 भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और स्थिरता का प्रतीक है। यह संसद को बदलाव की शक्ति तो देता है, लेकिन साथ ही संविधान के मूल सिद्धांतों की रक्षा भी करता है। यही कारण है कि भारतीय संविधान समय के साथ बदलता और विकसित होता रहा है, लेकिन उसकी आत्मा और मूल संरचना आज भी सुरक्षित है। इस प्रक्रिया के माध्यम से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, नागरिकों के अधिकार और संघीय संतुलन का संरक्षण सुनिश्चित किया जाता है, जिससे हम सब एक मजबूत, एकजुट और प्रगतिशील भारत की दिशा में आगे बढ़ते हैं।